हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी का कितना मोमेंट आपका चेंज हुआ, तो ये क्या कहलाता है? आपका इम्पल्स कहलाता है। या अदर शब्द में आप क्या कह सकते हैं? इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ए स्मॉल टाइम इन विच फोर्स एक्ट। तो इम्पल्स है क्या? बेसिकली जो प्रोडक्ट है किसका? मास का, और साथ साथ चेंज इन स्मॉल टाइम, जो आपका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ बराबर एम ए, क्योंकि अभी हमने दूसरे शब्दों में कहा इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। मतलब किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ए स्मॉल टाइम इन विच फोर्स एक्ट ऑन इट, जिस पे फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है। किसका प्रोडक्ट है? फोर्स का और साथ साथ टाइम का। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर एम ए होता है। तो अब क्या हुआ? एफ बराबर लिख सकते हैं, ए की जगह हम ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालें तो ए बराबर होता है आपका वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए की जगह यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। टी की यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ टी हो जाएगा, तो एम बी माइनस एम यू हो जाएगा आपका। इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर कितना हो गया? एफ टी। या फिर क्या लिख सकते हैं? पी टू माइनस पी वन। क्यों? क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और मास क्या है आपका? m है। तो इसलिए या तो हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, या अदर दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर किलोग्राम इंटू सेकेंड पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होती है। तो या तो न्यूटन इंटू सेकंड लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए व्हीकल ऑफ 500 kg, then for how much time the velocity of the vehicle will increase from 2 meter per second to 10 meter per second, also find the impulse। तो कितना आपका इम्पल्स होगा? तो जो फोर्स दिया है वो दे रखा आपके पास 1000 न्यूटन। मतलब जो फोर्स की वैल्यू है वो आपके पास 1000 न्यूटन है, और जो मास की वैल्यू है वो आपके पास 500 kg है, और जो वेलोसिटी है उसकी 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिख सकते हो? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स कितना हो जाएगा? हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले तो क्या लगाएंगे फोर्स के लिए? F इज इक्वल टू एम v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पर u गिवन है आपके पास और v गिवन है। ठीक है, और यहाँ से हम पहले टाइम निकाल लेंगे। जब हमारे पास टाइम निकल जाएगा और f हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा इम्पल्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर t निकाल सकते हैं। तो t बराबर आपका हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन एफ हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। m की वैल्यू कितनी है? इज द 500, v की वैल्यू आपकी 10 है, और u की वैल्यू आपकी 2 है, और अपॉन में टी तो आप इधर लेंगे क्योंकि टी आपको कैलकुलेट करना है, और एफ की वैल्यू 1000 है। तो आप क्या कार्य करोगे? 500 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 आपका 8 हो जाएगा। तो 1000 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आपके हो जाएंगे, तो आपका कितना हुआ? 40 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका 4 सेकेंड आ गया। तो यहाँ से आपका जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो आपकी 4 सेकेंड आ रही है। और जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स होता है आई बराबर एफ टी। एफ टी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड टाइम। जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? 1000, या आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और जो टाइम है, जो टी की वैल्यू है वो आपके पास 4 है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो गया आपके पास? 4000 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आपकी इम्पल्स कैलकुलेट करना था, इम्पल्स की आपकी वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाया, सेकेंड लॉ पढ़ाया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है तो क्या होता है, दूसरा भी कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो इसे ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो देन द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। दस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। आर इक्वल जो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका सेम होता है और डायरेक्शन जो होती है वो उसकी अपोजिट होती है। दे स्टिल डू नॉट कैंसिल, वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ईच अदर इफेक्ट्स बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर आपके अप्लाई होते हैं तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की या क्या आपके एग्जाम्पल है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर कोलिजन ऑफ टू पर्सन। कोलिजन मतलब एक दूसरे जब व्यक्ति टकराते हैं तब ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। इफ़ टू पर्सन वॉकिंग ऑन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो पर्सन आपके या तो वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वह अपोजिट है या अपोजिट कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर, देन बोथ फील हर्ट, दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हैं बिकॉज दे अप्लाई फोर्स ईच अदर, वे एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे। टू अपोजिंग फोर्स आर इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो टू अपोज भी एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं फोर्स का, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? एक्शन और रिएक्शन पेयर कहते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये आपका जो एप्लीकेशन है, ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है आपका रिकॉइल ऑफ गन। जैसे गन से आप बुलेट निकलती है तो ये भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। तो व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब आपकी बुलेट को आप फायर करते हो गन से, देन द बुलेट आल्सो pushes the gun in opposite direction with equal magnitude of force. Since the gun has a greater mass than bullet, acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. तो बेसिकली यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। जो आपकी गन होता है, गन से जैसा बुलेट निकलती है तो गन जितना फोर्स बुलेट पर लगाती है तो उतना ही बुलेट गन पर लगाती है। दोनों की जो डायरेक्शन होती हैं वो आपकी अपोजिट होती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होता है, लेकिन वे एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट नहीं करती क्योंकि दोनों आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो गन इज मच लेस देन द एक्सीलेशन ऑफ द बुलेट। तो एक्सीलेशन जो होता है, जो बुलेट का होता है, मतलब जो गन के से लग रहा है बुलेट पर वो आपका ज़्यादा लग रहा है, और जो बुलेट से गन पर लगता है जो एक्सीलेशन होता है वो आपका कम होता है। इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका है जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन गिव्स ए मास m1, एन एक्सीलेशन ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2, एन एक्सीलेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the acceleration would it give if the both the masses were tied together? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दो आपके पास एक्सीलेशन दिए हुई हैं a1 और a2 और फोर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप क्या करोगे? आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर आपको एक्सीलेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सीलेशन कैलकुलेट करने के लिए तो पहले हम क्या कार्य करेंगे? हम मास निकालेंगे। तो दोनों का हम मास निकाल लेंगे। जब हमारे पास मास आ जाएगा तो हम एक्सीलेशन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 न्यूटन है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से एक्सीलेशन जब a1 और a2 दिया हुआ है
और फोर्स आपके पास गिवन है, तो यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी तो टोटल हम m निकाल सकते हैं, m निकल जाएगा तो m निकालने के बाद f आपके पास गिवन है तो एक्सेलरेशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो फोर्स F बराबर 6 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 बराबर हो जाएगा a, जो आपका एक्सेलरेशन है a1 बराबर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 a2 बराबर होगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर, तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसका मान लीजिए आपका a है। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ से आप निकाल सकते हैं m1 बराबर F अपॉन a1, तो F की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 है, a1 की वैल्यू आपकी 18 है, तो 1/3 kg आ जाएगा। इसी तरीके से आप m2 निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 6 है और a2 की वैल्यू आपकी 24 है, 6/24 1/4 kg आ जाएगा। टोटल मास कितना होगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 1/3 प्लस 1/4, तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, 4 और 3 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, यहाँ 4 + 3 हो जाएगा, तो आपका जो मास की वैल्यू है वो 7/12 kg हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कंबाइंड मास A बराबर हो गया आपका F/m। F की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ 6 है, यहाँ 6 आपने वैल्यू पुट कर दी, और जो मास है 7/12 है, यहाँ 7/12 आएगा, 12 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई जब आप 6 से करोगे 7/2/7, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके अच्छा।